ایک एपोकैलिप्टिक थ्योरी न्यूक्लियर विंटर का दावा है कि अगर काफी ज्यादा न्यूक्लियर हथियार दुनिया पर गिराए गए तो हजारों की तादाद में ये आतिशगीर तूफान पूरी दुनिया में अपना रास्ता जलाकर लाखों टन धुआं और राख को हवा में उड़ा देगा, जो जर्रात की एक मोटी पट्टी बनाएगा। ये नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर को घेर लेगा और हमारी दुनिया को तारीकी में ले जाएगा। सूरज की रोशनी में कमी टेम्परेचर को गिरा देगी, जो जमीन पर इंसानों, जानवरों और पौधों की जिंदगी तबाह कर देगी। फसलों के नाकाम होने, जानवरों के मरने और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने के साथ जिंदा बच जाने वाले इंसानों को ठंडी और इराडिएटेड बंजर जमीन में छोड़ दिया जाएगा, जहां स्याह काले बादल पूरी दहाई तक छाए रहेंगे। 1938 वर्ल्ड वार 2 से सिर्फ एक साल पहले जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान ने बर्लिन में लैब टेस्ट के दौरान न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्कवर किया था। जर्मनी की इस फाइंडिंग से अमेरिकन प्रेसिडेंट डी रोजवेल्ट खौफजदा थे। उन्हें लगता था कि जर्मनी इसे एक सुपर वीपन के तौर पर यूज करेगा। तब दिसंबर 1941 में यूएस के वर्ल्ड वार 2 में शामिल होने के बाद एक मैनहाटन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। बहुत से सिविल और मिलिट्री साइंटिस्ट की कोशिशों के बाद इस न्यूक्लियर एनर्जी को वेपनाइज्ड किया गया और अपने लॉन्च के 4 साल बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। 16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब यूएस ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। 1 किलोटन की तबाहकुन ताकत के साथ ये बॉम्ब सोकोरो, न्यू मैक्सिको के ऊपर से एक एयरक्राफ्ट से गिराया गया, जो एक्सप्लोड हुआ और इस एक्सप्लोजन ने यूएस नेवी को हैरान कर दिया, क्योंकि एक्सप्लोजन साइट इतनी ज्यादा इरेडिएटेड हो गई थी कि आज भी इस एरिया में रेडिएशन मौजूद है। ये एक शानदार कामयाबी थी, क्योंकि यूएस ने खौफनाक न्यू टेक्नोलॉजी का एक भयानक इस्तेमाल किया। वर्ल्ड वार 2 के तकरीबन खत्म होने के बावजूद जापान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। तब न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन ने हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराने का हुक्म दिया। 6 अगस्त 1945 की सुबह B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर द एनोला गेको 4500 kg के लिटिल बॉय नामी न्यूक्लियर बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिराने का टास्क दिया गया। इस B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर ने लिटिल बॉय को गिराया और तेजी से वहां से निकला। 43 सेकंड के बाद ये लिटिल बॉय न्यूक्लियर बॉम्ब 16,500 टन से भी ज्यादा TNT की ताकत से फटा और सब कुछ बदल गया। इस एटॉमिक धमाके ने अपने मरकज में मौजूद हर चीज को बुखारात बना दिया। इसके इर्द गिर्द की जमीन 7,000 फ़ारेनहाइट से ज्यादा गर्म दर्जा हरारत पर झुलसने लगी। जोरदार गर्म लहरों के झटकों ने इमारतों को तोड़कर रख दिया और अपने इर्द गिर्द मीलों तक फैली जमीन को जलाकर मिटा दिया। वो वक्त हिरोशिमा की जमीन पर जहन्नुम जैसा था। मशरूम का एक खौफनाक बादल बुलंद हुआ, जिसने नीचे तक पहुंचने वाली सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया। इतनी क़यामत खेज़ी के बावजूद जापानीज एम्पेरर हिरोहितो ने हार नहीं मानी और नतीजतन यूएस फैटमैन नामी दूसरा बॉम्ब नागासाकी पर गिरा दिया गया, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय से भी ज्यादा ताकतवर था। और ये सिर्फ 3 दिन के फर्क से नागासाकी पर गिराया गया था, जिसने इस सिटी के 2/3 स्क्वायर माइल्स के हिस्से को खत्म कर दिया। और इस धमाके से बुलंद होने वाले मशरूम क्लाउड की रेडियो एक्टिव रेन ने हर शख्स को जला दिया। ऐसी तबाही के बाद आखिरकार हिरोहितो ने सरेंडर करने का फैसला किया। 2 लाख जानों की तबाही के बाद यूएस और इसके अलाइज ने इस जंग को जीत लिया। जापान के इन 2 सिटीज पर न्यूक्लियर अटैक और इस जंग के खत्म होने के बाद भी आने वाले सालों में यूएस ने एटॉमिक टेस्ट को जारी रखा, पर दूसरी तरफ कम्युनिस्ट रूल के अंदर सोवियत यूनियन ने भी यूएस के इन तजुर्बात के जवाब में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजीद तेज किया और 1949 में सोवियत यूनियन दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया जिसने कामयाबी के साथ एटमी धमाके किए। ये कोल्ड वार का ऑफिशियली आगाज था। 2 कौमें अपने मुतजाद अकायद के साथ एक एटॉमिक पावर बनने के बाद खुद को महफूज समझ रही थी। 1952 में सोवियत यूनियन के पहले कामयाब एटमी तजुर्बे और कोल्ड वार की टेंशन में यूएस ने 3 साल बाद अपने पहले हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका करके एटमी हथियारों को बिल्कुल नई सतह पर पहुंचा दिया। ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बॉम्ब से 10 नहीं 100 नहीं बल्कि 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। जब ये एक दूर दराज पैसिफिक आइलैंड पर 10.4 मेगा TNT की मोन्यूमेंटल फोर्स के साथ फटा तो इसने कम से कम 4 मील चौड़ा आग का गोला बनाया और एक्सपर्ट्स के अंदाजों के मुताबिक ये 1000 सूरज की रोशनियों से ज्यादा रोशन था और 30 मील दूर खड़े रहने वालों ने इसकी हीट को ऑब्जर्व किया था। यूएस के इस कारनामे के बाद सोवियत यूनियन ने भी इससे कुछ बड़ा करने की ठान ली थी। हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला बॉम्ब 15 किलोटन ऑफ TNT फोर्स के साथ फटा था और यूएसए का पहला हाइड्रोजन बम 15 मेगाटन का था। लेकिन 9 सालों बाद 1961 में सोवियत यूनियन ने भी एक हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया, जो कि 10 नहीं 15 नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन 57 मेगाटन का था। ये
जार बॉम्ब था जिसकी लंबाई 26 फीट थी। ये 27 मेट्रिक टन जार बॉम्ब इतना बड़ा था कि ये जहाज के अंदर भी फिट नहीं बैठता था और इसे नीचे लेकर जाना पड़ता था। 30 अक्टूबर 1961 को जब इस जार बॉम्ब को ले जाने वाले तैयारे ने आर्कटिक ओशियन के एक टेस्ट साइट के आइलैंड नोविया जेमिलिया के लिए उड़ान भरी तो पायलट पेलोड छोड़ते ही तेजी के साथ वहां से निकल गया। इस बहुत बड़े बॉम्ब को पैराशूट के साथ नस्ब किया गया था ताकि इसके गिरने के अमल को स्लो किया जा सके। ये बॉम्ब गिरा और एक धमाका हुआ जो कि इतना जोरदार था कि इसके झटकों की लहरें 3000 फीट की बुलंदी पर इसे गिराने वाले तैयारे से टकरा रही थी। इस धमाके ने 22 मील के एरिया में सब कुछ तबाह कर दिया, जिससे 37 मील की ऊंचाई पर एक बड़ा मशरूम क्लाउड फैल गया था। सोवियत यूनियन असल में यूएस को ये बताना चाहता था कि असल में बॉस कौन है। आज भी जार बॉम्ब अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन बना हुआ है, पर इन बड़े न्यूक्लियर वेपन के तजुर्बात के दो बड़े मुजरिम सिर्फ सोवियत यूनियन और यूएस ही नहीं थे, बल्कि 1980 तक बर्तानिया, फ्रांस और चीन भी अपने छोटे न्यूक्लियर टेस्ट के साथ मैदान में उतरे। हम अब भी इस बात का यकीन नहीं कर सकते कि दहाइयों की जांच के बाद कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल फजा में पहुंचा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि सोवियत यूनियन की सबसे पसंदीदा न्यूक्लियर टेस्ट साइट सेमीपेलाटिन्स्क कजाकिस्तान में जमीन का एक टुकड़ा जिसे पॉलीगॉन कहा जाता है। आज भी ये इलाका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव प्लेसेस में से एक है, जहाँ तकरीबन 450 एटॉमिक टेस्ट किए गए हैं, जहाँ हर टेस्ट के साथ रेडिएशन डस्ट बड़े पैमाने पर फैल गई थी। इन सब के बावजूद लास्ट ईयर 2021 में कुछ अंदाजों के मुताबिक रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा 6255 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वहीं 5550 न्यूक्लियर वेपन के साथ यूएसए सेकंड प्लेस पर है। बाकी 9 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के पास बहुत कम न्यूक्लियर हथियार हैं, जैसा कि नॉर्थ कोरिया के पास कम से कम 40 से 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि यूएस और रशिया के मुकाबले में काफी कम है, मगर फिर भी ये पूरे न्यूयॉर्क शहर को मिटाने के लिए काफी हैं। ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर हम 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वार हेड्स पर बैठे हैं, मगर इनमें से शायद 3 या 4,000 से ज्यादा एक्टिव हैं और बाकी को डिसकमीशन कर दिया गया है। मगर ये 4,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स अब भी पूरी दुनिया को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इनमें से 10वें हिस्से को भी अपना हदफ मिल जाए तो इंसानी जानों का नुकसान तबाहकुन होगा, न सिर्फ धमाकों और ताबकारी से बल्कि बड़े बड़े आतिशगीर तूफानों से भी। बनी नौ इंसान वर्ल्ड वार 2 के खात्मे के बाद से न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करके खुद को तबाह करने की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी 1945 के बाद से अब तक कोई एटॉमिक हथियार किसी टेस्ट के बाहर यूज नहीं किया गया, क्योंकि न्यूक्लियर वार किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।